जय हिंद दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह रोशन। आप सभी का स्वागत करता हूं अनुद्रा ट्यूटोरियल्स में। आज हम जानेंगे कोशिका के अंगों के बारे में कि कोशिका में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं और उनका कार्य क्या होता है। तो कोशिका में तो बहुत से अंग पाए जाते हैं जिनका भी अध्ययन हम एक एक करके जानेंगे। तो पहले देखते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में, जिसको इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। कोशिका झिल्ली पादप व जंतु दोनों में पाया जाता है। मतलब ये पेड़ पौधों में भी पाया जाता है और जंतुओं में भी पाया जाता है। पादप का मतलब ये होता है कि पादप जैसे कि पेड़ पौधे और ये सबको पादप कहते हैं। और जंतु वे होते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह पे आ जा सकें, जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिलार, गाय। तो सिंपल में ये कह सकते हैं कि ऐसे जीव जो एक जगह पड़े रहते हैं उन्हें पादप कहते हैं। जो जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पे आवागमन करते रहते हैं या करने में सक्षम होते हैं वे जंतु कहलाते हैं। और कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन का बना होता है। कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है। तो कोशिका झिल्ली को हम सरल भाषा में ऐसे जान सकते हैं, ये एक प्रकार की झिल्ली है। जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं सामान खरीदने के लिए, एक झिल्ली का प्रयोग करते हैं, थैली का। तो उसी प्रकार ये एक थैली है, झिल्ली है। उसी में कोशिका के सारे अंग भरे रहते हैं। कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है। इसका मतलब ये है कि कोशिका के अंदर कौन जाएगा कौन आएगा, इसका निर्धारण कोशिका झिल्ली करता है। ये प्रधान होता है कि कौन आएगा कौन जाएगा। यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अर्धपारगम्य का मतलब ये होता है कि ऐसी झिल्ली जो अर्ध हो। पारगम का मतलब ये होता है कि आवाज़, परिवहन, ये सारे अंगों को आने जाने के लिए नहीं छोड़ देता है, या कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं चला जाएगा और आ जाएगा। ये कुछ को जाने देगा, कुछ को नहीं जाने देगा, कुछ को अंदर आने देगा, कुछ को अंदर नहीं आने देगा। ये हो गया कोशिका झिल्ली। और हम अब दूसरा अंग के बारे में जानेंगे, कोशिका भित्ति। इसे अंग्रेजी में सेल वॉल कहते हैं। तो केवल पादप में पाया जाता है सेल वॉल, मतलब कोशिका भित्ति जो होता है ये केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है। यह सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति को सरल भाषा में यदि हम समझना चाहें तो जो सामान एक झिल्ली में आ जाता था वह कोशिका झिल्ली, और जब मार्केट से कई सामान हो जाए, जैसे कि सब्जी लेने जाते हैं हम लोग, तो एक पाव टमाटर, मिर्चा, धनिया, अदरक थोड़ा थोड़ा एक झिल्ली में ले लेते हैं। जब वही सामान ज़्यादा हो जाता है तो हमको डबल झिल्ली का प्रयोग करना पड़ता है, अन्यथा वो फट जाएगा, वो सामान बिखर जाएगा। तो उसे ही कोशिका भित्ति कहते हैं। यह सेलुलोज का बना होता है। ये जो कोशिका भित्ति होता है यह सेलुलोज का बना होता है। यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होती है। अर्थात यह कोशिका को सुरक्षा, आकृति, आकार
सारा प्रदान करता है। जैसे इसमें एक झिल्ली है तो ये जंतुओं में पाया जाता है, तो इन जंतुओं में बाल होते हैं शरीर की सुरक्षा करने के लिए। तो बाल से जैसे हम लोग शर्ट वगैरह कपड़े पहनकर सुरक्षा कर लेते हैं, तो जंतु तो अपने शरीर के बाल से सुरक्षा कर लेते हैं, तो पेड़ पौधे कोशिका भित्ति से अपने सुरक्षा करते हैं, जैसे छाल से अपने। आइए अब हम कोशिकांग के अगले अंग के बारे में विशेष जानकारी लें और अध्ययन करें। तो अगला कोशिकांग है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग जानते हैं, ये कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली अनेक गोलाकार अथवा सूत्राकार रचनाएं होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ये कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली अनेक गोलाकार, मतलब अनेक गोलाकार अथवा सूत्राकार रचनाएं होती हैं। इसकी खोज अल्टमैन ने 1890 ईस्वी में की थी। तो मतलब इसका खोज अल्टमैन ने 1890 ईस्वी में किया था। इसका नामकरण जैसे हमारे बच्चों में नामकरण होता है ना, उसी प्रकार किसी खोज का भी नामकरण होता है। तो इसका नामकरण सी वेंडा ने सर्वप्रथम 1897 में माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। तो हमारे यहाँ पे दो प्रश्न बनता है, ठीक। ये कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने किया। कब किया? 1890 में किया। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसने रखा? सी वेंडा ने रखा। कब रखा? 1897 ईस्वी में रखा। तो हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, तो बहुत सारे भाई कोशिका के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया है, तो बहुत सारी कोशिकाएं हैं तो बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एक चक्र चलता है, क्रेब्स चक्र। कभी कभी पूछा कंपटीशन के सवालों में पूछ लिया जाता है कि क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है, तो कंपटीशन वाले ध्यान देंगे। क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। तो ये कैसे क्रिया करता है? श्वसन से क्रेब्स चक्र से 38 एटीपी, 38 एटीपी से ग्लूकोज से ऊर्जा। अर्थात हम लोग श्वसन तंत्र द्वारा जब श्वसन लेते हैं तो श्वसन का परिवहन होकर परिसंचरण होता है, तो वो हमारा कहाँ चला जाता है? कोशिकाओं में चला जाता है। कोशिकाओं में कहाँ जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन गया तो वहाँ पे एक चक्र चलेगा, क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र से क्या बनेगा? 38 एटीपी बनेगा, और 38 एटीपी से ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज से ऊर्जा बनता है, अर्थात इंग्लिश में इसे पावर कहते हैं। ये ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा होता है। ये एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया बनता है, ये एक रासायनिक ऊर्जा है। इसे कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। मतलब यह कोशिका का शक्ति गृह कहलाता है। तो ऐसा है कि इसे पावर हाउस भी कहा जाता है। तो हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, बहुत सारी कोशिकाओं में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बन रहा है। तो ऊर्जा बन रहा है तो कुछ अंग ऐसे हैं जिनको ऊर्जा की बहुत आवश्यकता तो है नहीं, तो क्या उनकी ऊर्जा उन्हीं कोशिकाओं में सीमित रह जाएगी? अब मान लीजिए किसी को आवश्यकता ज़्यादा है तो वो कहाँ से पाएगा? जैसे मान लीजिए कोई दिमाग से सोचने वाला व्यक्ति है, दिमाग से ही सोचा जाता है, तो जो दिमाग लगाता है, जो ज़्यादा ब्रेन का दिमाग यूज करता है, तो जो ज़्यादा ब्रेन का यूज करता है तो उसके ब्रेन मस्तिष्क में ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। और जैसे मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा हूँ हाथ से, तो इस हाथ को ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगा। जिस हाथ से मैं इस पे लिखूँगा, आप लोगों को बता रहा हूँ, तो इसमें कार्य में मेरा जबड़ा और जिप कर रहा है, तो इसको आवश्यकता पड़ेगा। तो क्या किसी ने कहा है
कि भैया बोलते बोलते मेरा जीभ थक गया है और सब ठीक है। हाँ हाँ, बस जीभ थका है और सब ठीक है। हाँ भाई, लिखते लिखते मेरा हाथ एक ठो थका है, एक हाथ ठीक है, ठीक। अब कोई धावक ये कहेगा कि नहीं, मैं दौड़ते दौड़ते मेरा पैर थक गया है, हाँ बकिया और इसके ऊपर का भाग सब ठीक है, बहुत कोई दिक्कत नहीं है। अरे थकता है तो पूरा शरीर थकता है जीवों का, तो जब थकेगा तो पूरा शरीर थकेगा, तो कैसे थकता है? यदि किसी को ज़्यादा आवश्यकता है तो कोई तो चाहिए जो स्टोर किए हुए हैं, मतलब ज़्यादा संग्रह किए हुए हैं ऊर्जा का उनको कोई बहुत ज़्यादा यूज करना नहीं है, उनको आवश्यकता नहीं है और ऊर्जा वो पैदा कर रहे हैं। और किसी को बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है तो उसको तो मैनेज करना पड़ेगा ना, कोई तो है जो वहाँ से उठावे ऊर्जा को और जिसको चाहे उसको दे, डिस्ट्रीब्यूट करे बीच में। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे शरीर का कोई एक अंग नहीं थकता है, चाहे आप जीभ से बोलें, चाहे आप मुंह से बोलें, चाहे एक हाथ से लिखें, दो हाथ से लिखें, चाहे दौड़े, चाहे कुछ भी करें, आपका पूरा का पूरा शरीर ही थकेगा। ठीक है, इसका जो वितरण ऊर्जा का परिवहन कौन करता है? ये गॉल्जी का है। गॉल्जी का क्या करता है? गॉल्जी का क्या करता है? परिवहन करता है। किसका? ऊर्जा का। ये जिसको ऊर्जा ज़्यादा चाहता है, जिस अंग को ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है तो क्या करता है? जिसको कम आवश्यकता है उसके यहाँ जाता है, कहता है भाई आपको आवश्यकता कम है, आप हमें ऊर्जा दे दीजिए, फलाने को ज़्यादा आवश्यकता है, फलाने को पहुँचाने के लिए थोड़ा सा पहुँचाना है यार, थोड़ा सा उसको चाहिए ना, तो कहते हैं अच्छा ले जाओ। तो ये जो परिवहन का कार्य करता है, मतलब कि गॉल्जी का होता है वो ये कोशिका, जो कोशिका को कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उससे जो एक्स्ट्रा ऊर्जा है उससे लेता है और जिसको ज़्यादा आवश्यकता पड़ता है उसको देता है। इसका काम परिवहन का है, गॉल्जी का है। इसे अंग्रेजी में गॉल्जी बॉडी कहते हैं। इसकी खोज 1898 में कैमिलो गॉल्जी ने की थी। गॉल्जी काय का खोज किसने किया? देखिए ये भी एक कंपटीशन का सवाल है। गॉल्जी काय का या गॉल्जी बॉडी का खोज किसने किया? कैमिलो गॉल्जी। तो इसको याद करना तो आराम है, क्योंकि इन्हीं के नाम से ही इसका नाम पड़ा हुआ है गॉल्जी काय। तो कैमिलो गॉल्जी, गॉल्जी तो हम लोग याद रहेगा ही, टाइटल है। तो कब किया? 1898 में किया। मतलब कि ऊर्जा का परिवहन, मतलब कि जिसको कम आवश्यकता है उससे ऊर्जा लेकर जिसको ज़्यादा आवश्यकता है उसको उस ऊर्जा की पूर्ति करता है, जिससे पूरा शरीर बैलेंस में रहे। ठीक है। अगला अंग है रसधानी। रसधानी क्या होता है? इसको वैक्यूल्स कहते हैं और ये जल संग्रह, ये केवल जल संग्रह करता है, केवल जल संग्रह नहीं करता है, ये कोशिका का भंडार भी होता है। इसमें कोशिका का खनिज पदार्थ वगैरह जो भी उसका भोजन का आइटम होता है सब इसी में रहता है। तो रसधानी में 65% जल संग्रह रहता है। तो जैसे कि जीव है, जंतु है, तो जंतु का रसधानी छोटा होता है तो उसमें जल थोड़ा होता है। पादप का जल रसधानी बड़ा होता है क्योंकि उसको पानी की आवश्यकता होती है। जैसे कि जंतु में छोटा इसलिए भी होता होगा क्योंकि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर पानी प्राप्त कर सकते हैं और पेड़ पौधे एक स्थान पर खड़े रहते हैं, इनको पानी बरसात वगैरह में ही प्राप्त होता है। और ये क्या करता है, ये जब पानी पाता है ना तो ये अपने जो पादप होता है वो अपने रसधानी में भरपूर मात्रा में पानी इकट्ठा कर लेता है। तो इसे रसधानी को
जल संग्रह कहते हैं। इसमें 65% पानी होता है। 65% का मतलब कि यदि कोई व्यक्ति 100 kg का है तो उसके अंदर 65 kg पानी होता है, जल होता है। आप लोग कहेंगे कि 65 kg पानी, तो 65 kg तो उठता नहीं है जल्दी से भाई, इतना वजन होता है तो 65 kg पानी, अरे भाई पेट में नहीं होता है या एक ही स्थान पर पानी नहीं होता है। ये क्या होता है, कोशिका, बहुत सारी कोशिका हैं, कोशिका में रस, बहुत सारे रसधानी हैं, तो ये रसधानियों में भरा, तो मतलब पूरे अंग में हमारे जो भी अंग है, हर अंग कोशिका से बना है, हर कोशिका में रसधानी है और हर रसधानी में जल का संग्रह है। तो मतलब कि शरीर का 65% पानी, मतलब कि 65% जल संग्रह रसधानी में रहता है।